नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज से हम लोग रेडियो हेड ऑपरेटर का सेट शुरू कर रहे हैं और अभी मेरा पहला सेट है। इसके बाद आपको धीरे धीरे बाकी सारे सेट भी इसी तरह से मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आपको मैं बता दूं, ये जो सेट है ये इसमें 25 क्वेश्चन हमारे साइंस के होंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंटर लेवल के हैं, यानी जैसा आपका सिलेबस है उसी के अनुसार है। दूसरी बात, इस प्रैक्टिस सेट की डबल कॉलम की पीडीएफ पाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, माई पाठशाला एप्लीकेशन पे इस डबल कॉलम की पीडीएफ को एकदम फ्री में डाल रखा गया है। आप डाउनलोड करके आप ये पीडीएफ पा सकते हैं। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, सिर्फ 99 रुपए में साइंस का कंप्लीट क्रैश कोर्स, मतलब सिर्फ 30 घंटे में आपको साइंस पूरी पढ़ाई गई है रेडियो ऑपरेटर के लिए स्पेशली, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो फिर, तो आज के सेट का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सेट 5 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा रेडियो ऑपरेटर का सेट नंबर 05 है ना। मैं आपको बता दूं, हेड रेडियो ऑपरेटर का आज सेट नंबर 055 है और हेड रेडियो ऑपरेटर में यही वो 10 टॉपिक है जो आपके साइंस में पूछे जाने। ठीक है, तो इसी के हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसका जो पेपर है ये टोटल 936 पोस्ट में होना है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों, ये वेक्टर से क्वेश्चन है। बोला जा रहा है द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। इन्होंने बोला है कि द्रव्यमान और भार के बारे में बताइए क्या सही है। बच्चों, आपको मैं बता दूं, जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो याद रखना, द्रव्यमान एक तरह की अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश। लेकिन बच्चों, जब भी कभी हम भार की बात करते हैं, भार मतलब डब्लू, तो जब भी कभी हम डब्लू की बात करेंगे, भार की बात करेंगे, तो याद रखना भार हमेशा ध्यान रखना कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, और आपको मैं एक बात और बता दूं, द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट होता है, ब्रह्मांड में कांस्टेंट होता है। लेकिन ध्यान रखना भार हमारा क्या होता है, तो ध्यान कह देना भार हमारा बदल जाता है। तो आंसर क्या जाएगा? द्रव्यमान सदिश है, नहीं, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, और भार हमारी एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, ये लो बच्चों, याले सेट में मैंने वेक्टर के थोड़े से क्वेश्चन ले लिए क्योंकि पिछले सेट में वेक्टर के क्वेश्चन नहीं थे, है ना। और बहुत जल्दी ना मैं स्टेट मैराथन भी करवा दूंगा सबकी। ठीक है, सवाल देखिए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑलवेज हैव द सेम डायमेंशन। यहां पर होना चाहिए था, अच्छा, सेम डायरेक्शन सही है। बोला जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा जोड़ा है जिसकी दिशा हमेशा एक समान होती है। बच्चों, आप लोग को मैं एक बात बता दूं, पहले आपने बल बराबर एफ बराबर, बताइए फॉर्मूला क्या सुना होगा? एम इंटू ए। लेकिन जब इसका वेक्टर फॉर्म देखा जाता है तो एफ के ऊपर वेक्टर होता है, ए के ऊपर वेक्टर होता है। बोलिए, होता है ना। इसका मतलब पता है क्या है सर? इसका मतलब यह है कि जो डायरेक्शन हमारे एफ की होगी वही डायरेक्शन ए की होगी, है ना। तो एफ और ए, ध्यान रखना, इनकी जो दिशा होगी वो समान होगी, उनकी दिशा समान होगी। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ए बराबर फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, होता है। तो इसका अर्थ क्या है? और वेक्टर फॉर्म देखो इसका ऐसा बनता है सर, इसका मतलब यह है कि जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन ए की होगी। चेंज इन वेलोसिटी अलग होता है और सिर्फ वेलोसिटी कहना अलग होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। उसी तरह से देखो संवेग P बराबर क्या होता है? एम इंटू वी होता है। मेरे भाई, द्रव्यमान अदिश राशि होती है लेकिन वेलोसिटी और संवेग ये सदिश राशि है। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन संवेग की होती है। आप मेरी बात समझो। तो कहने का अर्थ यह है कि हम इस तरह से डायरेक्शन एक तो बताते हैं, लेकिन कई बार ना हमें ऐसी चीजें भी मिल जाती है जो दो के प्रोडक्ट में होती है। प्रोडक्ट में कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि V बराबर, बताइए क्या होता है सर? V बराबर होता है ओमेगा क्रॉस R, है ना सर। मतलब वेलोसिटी जो है वो ओमेगा और R का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो बच्चों, V की जो दिशा होगी ना सर, V की जो दिशा होगी वो याद रखना, V की दिशा परपेंडिकुलर टू ओमेगा भी होगी, है ना। और इसी V की दिशा सर, इसी V की दिशा जो है वो परपेंडिकुलर टू R भी होगी। इस बात को याद रखिएगा। तो जब दो वेक्टरों की सदिश प्रोडक्ट में लिखा होता है तो याद रखिएगा इसकी जो दिशा होती है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। और अदिश गुणनफल सर, अदिश गुणनफल में जो हमारे पास क्वांटिटी मिलती है मेरे भाई, वो तो अदिश होती है, वहां दिशा का कोई सवाल ही नहीं है। अब इन्होंने बोला बल और वेग, नहीं, बल और वेग कहीं नहीं सही होता। बल और त्वरण ये हमारा सही होगा। जो डायरेक्शन हमारे बल की होगी बच्चों वही डायरेक्शन हमारे किसकी होगी? त्वरण की होगी। कुछ लोग कह रहे हैं बल और संवेग भी तो हो सकता है। नहीं बच्चों, ध्यान रखना, बल
का फॉर्मूला संवेग के पदों में होता है संवेग परिवर्तन की दर ये बल के बराबर है। तो आपको क्या कहना होगा, अगर यहां ये वर्ड लिखा होता कि बल की दिशा वही होती है जो संवेग परिवर्तन की होती है, देखो ना, तो हमारा ये आंसर सही हो सकता था, लेकिन यहां संवेग परिवर्तन नहीं लिखा है, इसीलिए बताइए सिर्फ आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप मेरी बात समझ पाए ना। नेक्स्ट आइए, ये लो बच्चों अगला सवाल देखो, हमारा ये कार्य का है। बच्चों बोला जा रहा है कि कार्य के बारे में बताइए, कार्य क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कार्य मिलता कैसे। तो जब भी कभी हम वर्क की बात करते हैं बच्चों, तो वर्क होता है बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो जब भी कभी हम बल और विस्थापन का कौन सा प्रोडक्ट करते हैं सर, डॉट प्रोडक्ट करते हैं सर, उसी को बताइए क्या बोलते हैं सर, कार्य बोला जाता है, बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट। अब आ जाइए बच्चों, ध्यान रखना बल सदिश राशि है, अरे विस्थापन सदिश राशि है, लेकिन जो कार्य मिलता है बच्चों डॉट प्रोडक्ट आने के बाद जो राशि मिलती है, बताइए वो कौन सी राशि होती है, अदिश। तो वर्क एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। और अदिश राशि के पास क्या होता है, तो कह देना अदिश राशि के पास देखो सर हमेशा ध्यान रखना एक परिमाण होगा है, लेकिन अदिश राशि के पास बच्चों कभी भी दिशा नहीं होती, कभी भी दिशा नहीं होती। तो कोई भी दिशा नहीं होती, ये सही है, केवल परिमाण होता है। आप देख लो, तो इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है कार्य के पास। लेकिन अगर यही क्वेश्चन जो है हमारे सदिश राशि के बारे में होता, तो याद रखना सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है। चलो आ जाइए, ये लो भाई, ये वाले सवाल को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, और ये कई बार रिपीट हुआ सवाल है। अभी तभी आप इंटर लेवल की फिजिक्स पढ़िए तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है। सवाल देखिए क्या है कि किसी इकाई सदिश के बारे में बच्चों इन्होंने एक सदिश लिखा है और उस सदिश का नाम है 0.5i प्लस 0.8j और आगे लिखा हुआ है ck, ऐसे ऐसे। और बच्चों इसको इन्होंने क्या बोला, इसको इन्होंने बोला है कि सर ये एक तरह का यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर है। और मैं आपको बता दूं यूनिट वेक्टर हम लोग उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका परिमाण 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मतलब अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि इसको आप ए वेक्टर बोल दो, है ना, तो इसका जो परिमाण होना चाहिए, इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 1 के बराबर आना चाहिए, बस सीधी बात है। तो जिस वेक्टर का परिमाण 1 होता है दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब आप बताओ अगर मैं इसका परिमाण निकालूं तो कैसे निकलता है। तो किसी भी वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे भाई, तो हमें सभी का स्क्वायर काट के अंडर रूट लेना होगा। सभी का स्क्वायर काट के क्या लेना होगा, अंडर रूट। तो आप देखिए मैंने सभी का स्क्वायर काट दिया, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस c स्क्वायर, और यहां 1 का स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मुझे जो वैल्यू पूछी जा रही है वो c का मान पूछा जा रहा है, c का मान कितना होना चाहिए, है ना। अब आप खुद सोचो, दोनों तरफ स्क्वायर काट दो 0.25 0.64, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये 89 0.89। मेरे भाई 101% सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 0.89 होगा, या फिर सी स्क्वायर बराबर 0.11 ऐसे होगा। और अगर अंडर रूट ले लेंगे तो बच्चों बताइए सी बराबर कितना हो जाएगा, 0.11। तो अगर इस पूरे वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनना है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो अंडर रूट 0.11 होना चाहिए, है ना। इसीलिए इस सवाल का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर। बहुत प्यारा सवाल था, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। एक्चुअली में यहां ना डायरेक्शन पूछी जा रही है कि किसी वेक्टर की एक्स अक्ष के साथ बनाई गई दिशा कैसे निकालते हैं। देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। देखो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम है a1i कैप प्लस a2j कैप और प्लस a3k कैप, ऐसे कोई वेक्टर है। और बोला ही जा रहा है कि ये वेक्टर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ एंगल का बनाता है। तो मान लीजिए एक्स अक्ष के साथ बनाया गया एंगल अल्फा है, मुझे टॉस अल्फा बताना है। वाई अक्ष के साथ बनाया गया एंगल बीटा है, मुझे कॉस बीटा बताना है। और जेड अक्ष के साथ बनाया गया एंगल गामा है, मुझे कॉस गामा बताना है। कैसे निकलता है बच्चों, जब आप एक्स अक्ष के साथ बना एंगल कॉस अल्फा निकालते हैं तो आई वाला कंपोनेंट ऊपर रखते हैं, आई वाला कंपोनेंट ऊपर रखते हैं और नीचे बच्चों बताइए उसका क्या रख देते हैं, परिमाण, मैग्नीट्यूड, है ना। नीचे क्या रख देते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड रख देते हैं। अब बात समझो। तो उसी तरह से कॉस बीटा जब निकालना होगा तो क्या है ना, a2 ऊपर रख देंगे और डिवाइड बाई बताइए उसका मैग्नीट्यूड कहां रख देंगे, नीचे।
कॉस गामा निकालना होगा तो याद रखना A3 ऊपर रख देंगे और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। आप मेरी बात समझो ना बच्चों, ध्यान रखना ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, इनके बीच में एक संबंध और पूछा जाता है। अगर आप इन तीनों को उठा के स्क्वायर काटे जोड़ देते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आता है, चाहे जोड़ते देख लीजिए। लेकिन जब यही वैल्यू साइन के पदों में पूछी जाती है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना आएगा, तो मेरे भाई सब में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा खोल दो, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा की जगह। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है, ये वैल्यू आपकी निकल के आती है 2। कितनी निकल के आती है सर? ये वैल्यू निकल के आती है 2। आप बात समझो। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर। क्या है वेक्टर? सर वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, ऐसे ही है। बोला जरा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण बता दो। तो मेरे भाई अगर मुझे एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण निकालना है, दैट मींस कॉस अल्फा निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो कहना आई का गुणांक 1 ऊपर और मेरे भाई दोनों का मैग्नीट्यूड यानी 1 का स्क्वायर और यहां 1 का स्क्वायर, यहां भी तो 1 है। बताइए तो ये कितना हो जाएगा? सर कॉस अल्फा बराबर 1/√2 होगा और आपको पता है कि 1/√2 अल्फा के किस मान पे होता है? तो अल्फा के 45 डिग्री के मान पे होता है। अल्फा के किस मान पे होता है? 45 डिग्री के मान पे होता है। तो एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण बताइए कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। बहुत प्यारा सवाल, मतलब ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मतलब धुआंधार कॉन्सेप्ट है। ये लीजिए, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। और ये सवाल वेक्टर का सबसे फेमस क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पहले बता दूं। बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी दो वेक्टर P और Q किसी एक एंगल पर लगे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास दो वेक्टर P और Q है ना, और इनके बीच का कोण कितना है? थीटा। इनके बीच का कोण कितना है? थीटा है। तो बच्चों ध्यान रखना, इसका जो रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट को मैंने बोल दिया R। क्या बोल दिया? R। तो अगर दो हमारे पास बल P और Q है, उनका रिजल्टेंट R है, तो याद रखना मेरे भाई इस R को निकालने का फॉर्मूला होता है √P² प्लस Q², और आगे बताइए क्या होता है? 2PQ cos थीटा। बच्चों मैं पहले बता दूं, आपका असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड रेडियो ऑपरेटर, इन सब के पेपर 29 तारीख से शुरू है। तो माई पाठशाला एप्लीकेशन पे आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग इसका 15 दिन का 30 घंटे का क्रैश कोर्स ले सकते हैं, है ना। या फिर आप इस नंबर पे फोन कर लीजिए, जो नंबर मैं दे रहा हूं, नंबर लिखा हुआ है 9696 102 411। तो आप इस नंबर पे फोन करके भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसकी पीडीएफ, डबल कॉलम की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ भी आपको इसी नंबर पे फोन करने से मिल जाएगी। ठीक है, चलो। तो आर बराबर बताइए क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जब दोनों बल दैट मींस पी और क्यू आपस में बराबर हो जाते हैं, पी और क्यू बराबर हो जाते हैं, तो मेरे भाई जब यहां पी और क्यू को बराबर रख के करते हैं ना, तो याद रखना आर का एक नया रिजल्ट मिल जाता है। वो रिजल्ट होता है आर बराबर 2p cos θ/2, 2p cos θ/2। अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे ना, तो यही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस रिजल्ट को याद कर लो। क्या याद करना है सर? याद ये करना है कि जब दो बराबर बल किसी एंगल पर लगे होते हैं, तब रिजल्टेंट आर बराबर 2p cos θ/2 होता है, 2p cos θ/2 होता है। चलो अभी वाला सवाल देखिए। दो बल जिनके प्रत्येक का परिमाण f है, प्रत्येक का परिमाण f है, और परिणामी यानी रिजल्टेंट, सर रिजल्टेंट भी f है। आप मेरी बात समझो, बराबर बल f, उनका रिजल्टेंट भी f, तो दोनों को बताइए बीच का कोण कितना होगा, है ना। तो आप लोगों को कहना कि बराबर बल के लिए r बराबर फॉर्मूला होता है सर 2p cos θ/2, बताइए होता है। फिर रिजल्टेंट भी f है और बल भी f है, p की जगह भी f रखना होगा, तो p की जगह भी f, रिजल्टेंट की जगह भी f। समझे ना बात को? हाँ। तो f से f कैंसिल, तो ये हमारा 1/2 इधर आएगा, और ये बताइए कितना हो जाएगा? cos θ/2। ठीक है, 1/2 किस पे होता है? सर 1/2 होता है हमारे cos 60 का मान, cos 60 हमारा 1/2 होता है, और यहां cos θ/2। तो फटाफट जल्दी से आप इसको सॉल्व करके देखिए। थीटा बराबर बताइए कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ये हमारा थीटा बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा 120 डिग्री। बताइए समझ में आ गया ना? तो आप इसको याद कर लो कि जब दो बराबर बलों का रिजल्टेंट भी उतना ही होता है,
जितना कि बल, उस समय ध्यान रखना दोनों बलों के बीच का कोण 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट है ये लो। हाँ, इसमें भी आपको मैं एक वेक्टर का प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बच्चों बोला जा रहा है कि किसी कण का एक साथ 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के 2 बल लगाए गए। मतलब किसी बॉडी पर हमने 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के 2 बल लगाए, तो कण पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। जब आप किसी बॉडी पर 2 बल लगाते हैं, जब किसी आप बॉडी पर 2 बल लगाते हैं, जिसमें से एक हमारा पी होता है और दूसरा बताइए क्या होता है सर, दूसरा होता है क्यू। अगर किसी बॉडी पर 2 बल लगा रहे हैं जिसमें से एक पी है दूसरा क्यू है, तो बच्चों ध्यान रखना इनका जो आने वाला रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट हमेशा P प्लस क्यू से कम या बराबर हो सकता है, P प्लस क्यू से कम या बराबर हो सकता है। लेकिन मेरे भाई P माइनस क्यू से बड़ा है या फिर बराबर हो सकता है। यानी आने वाला रिजल्टेंट हमेशा उनके योगफल से कम या बराबर, यानी P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के बीच में रहेगा। बस सीधी बात है ना। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना मेरे भाई। इसका एक सशक्त एग्जाम्पल सुनिए। मान लीजिए किसी बॉडी पर 10 न्यूटन और 30 न्यूटन, सर 10 न्यूटन और 30 न्यूटन के 2 बल लगे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या क्या बन सकता है। तो बच्चों इसका रिजल्टेंट जो बन सकता है, इसका जो रिजल्टेंट बन सकता है वो क्या हो सकता है। तो कहना इसका रिजल्टेंट 10 प्लस 30 यानी 40 न्यूटन से कम या बराबर, 30 माइनस 10 20 न्यूटन से ज्यादा या फिर बराबर, इनके बीच में रहेगा। लेकिन एग्जैक्ट कितना होगा ये तभी आप पता कर पाओगे जब इनके बीच का एंगल पता हो। इनके बीच का क्या बताओ, एंगल। अगर इनके बीच का एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो वो P प्लस क्यू यानी 40 आ जाएगा, और अगर इनके बीच का एंगल थीटा बराबर 180 डिग्री होता है तो P माइनस क्यू यानी 20 आ जाएगा। अब यही वो सवाल है, देखो सवाल क्या है। प्रश्न बोला जा रहा है कि किसी कण पे 2 बल 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के लगे हैं, तो कण पे बताइए कुल बल कितना होगा। अब देखो पूरे सवाल में कहीं पर भी इन्होंने एंगल नहीं दिया। तो एंगल नहीं दिया तो आप 7 न्यूटन भी नहीं कह सकते, आप 5 न्यूटन भी नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि 4 प्लस 3 7 और 4 माइनस 3 1, यानी इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 1 और 7 के बीच होगा। ये बात जरूर बोली जा सकती है। बोलिए, जब तक आप बीच का एंगल नहीं दोगे तब तक हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट कितना आएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि जो भी आएगा वो 1 और 7 के बीच होगा, है ना। नेक्स्ट आइए, ये लो, ये लीजिए बच्चों। यहां पर मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि 2 वेक्टर के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने आप लोगों के 2 वेक्टर लिखे, एक I प्लस जे और दूसरा लिखा J प्लस के। इनके बीच का मुझे कोण बताना, इनके बीच का एंगल क्या है ना। तो देखो पहला वेक्टर क्या है सर, पहला वेक्टर है I प्लस जे, और दूसरा वेक्टर बताइए क्या है सर, दूसरा वेक्टर है तुम्हारा J प्लस के। हमें इन दोनों के बीच का क्या बताना है बच्चों, कोण बताना है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है आप लोगों को, जब भी कभी आपके सामने 2 वेक्टर आ जाए और उनके बीच का कोण पूछा जाए तो याद रखना फॉर्मूला होता है A डॉट B, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट, और डिवाइड बाई मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ B। यह फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स दोनों वेक्टरों का आप डॉट प्रोडक्ट निकाल दो सबसे पहले, वो ऊपर रखिए, और मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B ये हम नीचे रखेंगे। ओके, समझे कि नहीं समझे बताओ। ओके, अब सुनो ध्यान से, जो हमें करना है सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। हम एक काम कर लेते हैं, इस वेक्टर को हम अपना A वेक्टर कह देते हैं, इस वेक्टर को अपना B वेक्टर कह देते हैं। तो बच्चों अगर मैं यहां से पूछूं cos थीटा बराबर कितना होना चाहिए, तो A डॉट B मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो I का मल्टीप्लाई I वाले के साथ, यहां तो I है ही नहीं तो 0, J का मल्टीप्लाई J वाले के साथ 1, K यहां नहीं है K वहां है, तो K का मल्टीप्लाई K वाले के साथ 0। यही तो होता है डॉट प्रोडक्ट। और डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, मेरे भाई इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 आएगा, क्योंकि 1 1 है, यहां पर मैग्नीट्यूड भी रूट 2 आएगा, तो यहां रूट 2 इंटू रूट 2। देख लो, तो आप फाइनली आप मुझे बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या होने वाला है। तो cos थीटा बराबर देखिए कितना हो जाएगा सर, 1/2 हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2, और 1/2 जो थीटा पे आता है बताइए वो कितने डिग्री पर आता है सर, 60 डिग्री पर आता है। 1/2 का cos का जो मान होता है बताइए कितने पर आता है, 60 डिग्री। बहुत प्यारा सवाल था वेक्टर का।
है। चलो आ जाइए नेक्स्ट। चल बेटा ये लो, है ना। ये वाला सवाल भी देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें मैं आपको एक लॉजिक समझाऊंगा, उस लॉजिक से आप सारे इस तरह के सवाल चुटकी बजाते हुए सॉल्व करेंगे। 9वां नंबर लिखा है 3 सदिश ए बी सी के परिमाण 12, 5 और 13 है। 12, 5 और 13, और आगे लिखा है a प्लस बी बराबर सी। पहले इस बात का मतलब समझो, ये जो लाइन लिखी होती है ये लाइन बड़ी जरूरी है। इन्होंने लिखा है a प्लस बी बराबर सी, ऐसे लिखा है ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सी तो पहले लिख दूं और a प्लस बी तो हम लोग बाद में लिख दें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप इसका मतलब समझो बच्चों। जब भी कभी हम इस तरह से लिखते हैं कि a प्लस बी का वेक्टर बराबर सी का वेक्टर, मतलब यह होता है कि a और b का जो रिजल्टेंट है, a और b का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, c है ना। सिर्फ ध्यान रखना, जब भी कभी हम इस तरह से लिखते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर c, मतलब यह होता है a और b का परिणामी c है। आप इसको बिल्कुल ठीक उसी तरह से जज कर सकते हैं कि p और q का रिजल्टेंट जैसे r था, वैसे ही a और b का रिजल्टेंट हमारा c होगा। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है। अब इन्होंने a और b की मैग्नीट्यूड भी दे दिए, c का भी मैग्नीट्यूड दे दिया। सर a का मैग्नीट्यूड इन्होंने दे दिया 12, b का मैग्नीट्यूड दे दिया 5 और c का मैग्नीट्यूड दे दिया इन्होंने 13। जैसे ही आपने 12, 5, 13 देखा, वैसे ही आपका दिमाग सनका, कहने लगे सर ये तो हमारा समकोण त्रिभुज बनाएगा। मैंने कहा भैया जल्दी से बना दो फिर समकोण त्रिभुज, देर इट इस बात की, हरा देर इट इस बात की। अब समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, तो ये वाला सी होने वाला है। पहले तो हमें ये ए हो गया, ए को कितना बोला इन्होंने 12, फिर ये बी हो गया, बी को कितना बोला है इन्होंने 5। याद रखना ए और बी की जो डायरेक्शन है वो आपको सेम दिखानी है, ए और बी की डायरेक्शन सेम दिखानी है। लेकिन जो सी की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती, सर सी की डायरेक्शन अपोजिट, ए और बी की सेम इसके अपोजिट। सी, सर सी का मान कितना है 13, और सी ए और बी का रिजल्टेंट है, हमेशा देखो ए और बी का रिजल्टेंट सी। अब इन्होंने एंगल किसके बीच का पूछा है, सर आपने एंगल पूछा है ए और बी के बीच का, तो साफ साफ देखिए अगर मैं ए और बी के बीच का एंगल बनाऊं तो ए ये है, बी ये है, ये एंगल हो जाएगा। और ए और बी के बीच का बताइए एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर ये एंगल ए और सी का पूछा जाता, दैट मीन्स ये एंगल पूछा जाता अल्फा, ए और सी का एंगल, ए और सी का एंगल, तो मेरे भाई ए और सी के बीच का एंगल ये अल्फा पूछा जाता, तब आपको साइन अल्फा या कॉस अल्फा लगा के आंसर निकालना होता। जैसे कि अगर मैं पूछता तो चलो आंसर हो सकता है साइन अल्फा में दिया जाता ए और सी के बीच का, तो साइन अल्फा बराबर लंबे बटे टर्न यानी 5/13 आ जाता। हो सकता है यही अल्फा का मान tan अल्फा के पदों में होता, हो सकता है कॉट अल्फा के पदों में होता, हो सकता है कॉस अल्फा के पदों में होता, तो जिसके पदों में होता हम बता देते, है ना। तो बच्चों ये इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं, ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज्यादा तीन तांबड़ा करना है, तुरंत सवाल सॉल्व होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलो आ जाइए नेक्स्ट, ये लो, है ना बच्चों। ये वाला सवाल देखिए, कई बार ये लोग ना अंदर की कैलकुलेशन से क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखो उन्होंने लिखा हुआ है कि सर अगर आप ए क्रॉस बी करते हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो ए डॉट बी के बराबर है, ऐसे बोला जा रहा है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो ए डॉट बी के बराबर है, तो बताइए ए और बी के बीच का एंगल कितना, है ना। तो बच्चों हमें क्या करना है कि हमें यहां पर दोनों का फॉर्मूला खोलना है बस। सर ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी क्रॉस थीटा, बताइए होता है। लेकिन जब हम ए क्रॉस बी कहते हैं तो याद रखना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, आगे एन कैप और लगता है, लेकिन वो एन कैप इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि यहां बात सिर्फ परिमाण की हो रही है, मैग्नीट्यूड की हो रही है, ए बी साइन थीटा। अब आप बताओ अगर ये दोनों बराबर है तो ए बी से ए बी कैंसिल, मेरे भाई ये नीचे ले आइए तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1, और tan थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर बताइए कितना हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा बराबर बताइए कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सवाल का सही आंसर होगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप रेडी रहिए इस तरह के क्वेश्चन सवाल को लगाने के लिए। अब यहां आपको यहां 3 कंडीशन बताऊंगा, ये तीनों कंडीशन सवाल आता है, इसे भी देखिए 11वां नंबर। यदि a प्लस बी बराबर सी और a प्लस बी बराबर सी, देखो दोनों का मतलब अलग अलग है, देखिए ध्यान सुनो।
पहला वाला जो लाइन लिखी ना C बराबर A प्लस बी, और उसके ऊपर क्या लगा है सर, उसके ऊपर लगा है वेक्टर। मतलब पता है क्या है सर, मतलब ये है कि A और बीटा रिजल्टेंट, किसका, A और बीटा रिजल्टेंट C होगा। मतलब यही है कि A और बीटा रिजल्टेंट क्या होगा, C होगा। लेकिन फिर उन्होंने आज एक बात बोली, C बराबर A प्लस बी, तो A और बीटा ये डायरेक्ट लगेगा। बच्चों जैसे ही मैंने ये बात बोली कि A और बीटा रिजल्टेंट C है, A और बीटा रिजल्टेंट C है, तो यहां से आपके प्रश्नों में 3 कंडीशन दे सकता है। यहां से आपके प्रश्नों में कितनी कंडीशन दे सकता है, 3। मैंने बोल दिया कि A और बीटा रिजल्टेंट C है। क्या 3 कंडीशन है? पहली कंडीशन दे सकता है कि C का परिमाण A प्लस बी के बराबर है। दूसरी कंडीशन दे सकता है C का परिमाण A माइनस बी के बराबर है, ये परिमाण वाला कॉन्सेप्ट है। और तीसरी कंडीशन दे सकता है C का परिमाण अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ऐसे। और फिर पूछ सकता है कि बताइए A और B के बीच का एंगल थीटा कितना होगा, A और B के बीच का एंगल थीटा कितना होगा, ऐसे सवाल आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बच्चों इस बात को पहले याद करो, मैंने आपको कहा था कि जब आप R बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा पढ़ते हो, तो थीटा 0 रखने से p प्लस क्यू आता है, और थीटा 180 रखने से p माइनस क्यू, थीटा 90 रखने से अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। तो मेरे भाई अगर C का परिमाण A प्लस बी के बराबर है तो 101% यहां पर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए P प्लस क्यू। अगर C का परिमाण A माइनस बी है तो 101% दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए P माइनस क्यू या A माइनस बी 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब 180 डिग्री। और अगर सर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो याद रखना उनका जो रिजल्टेंट होता है C बराबर वो रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आता है तो 101% थीटा बराबर 90। तो ये तीनों कंडीशन आपको दी जाती है। वैसे आप लोग जब इंटर में थे तो इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते थे, दोनों तरफ स्क्वायर काट के सॉल्व करते थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं करना आपको, है ना, यहां ऐसा नहीं करना। तो सीधा सीधा जब इन्होंने कह दिया A प्लस बी बराबर C है तो 101% थीटा बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इस सवाल का सही उत्तर होगा। बड़ा प्यारा सवाल था, एकदम मासूम सा है, लेकिन ये कंडीशन अगर याद है ना तो चुटकी बजाते हुए आंसर दे सकते हैं। ये लीजिए, ये यूनिट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यहां लिखिए। कॉलम ए में दी गई भौतिक मात्रा और कॉलम बी में दी गई भौतिक मात्रा की एसआई यूनिट के बारे में बताइए, क्या हमारी एसआई यूनिट सही होगी क्या गलत, मतलब मैं चिंता नहीं। देखो दाब, सर दाब तो हमारा पास्कल होता है, दाब हमारा क्या है सर, दाब हमारा पास्कल है, पास्कल है तीसरे के साथ, दाब की यूनिट पास्कल होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर केल्विन, केल्विन हमारा देखिए कहां है सर, केल्विन हमारा चौथे के साथ जाएगा। डेंसिटी बच्चों घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, इसलिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब देखिए दूसरे वाले में, है ना। और आयतन बच्चों ध्यान रखना, आयतन का मात्रा लीटर भी होता है, मीटर क्यूब भी होता है, सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। तो आयतन का यूनिट क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब हो जाएगा, ये हमारा पहले नंबर के साथ जाएगा। तो तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला, ये देखिए ऐसा दिखने वाला हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर मिला है और वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। गलत रही है, एकदम सही है। तो आपको सारी की सारी बच्चों डायमेंशन भी याद होनी चाहिए। 13वां नंबर सवाल बहुत प्यारा सवाल, ध्यान से सुनिएगा। 13वें नंबर से क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे बोला जा रहा है, जल के आयतन में, ये वाटर वाले चैप्टर का सवाल है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा जब तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। बच्चों ऐसे सवालों को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि कभी जीवन में गलत नहीं होगा, देख लीजिएगा चाहे। सबसे पहले तो आप ये पॉइंट याद कर लो कि 4 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है वो जल के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है मेरे भाई, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन कैसा होता है, मिनिमम। डेंसिटी मैक्सिमम, आयतन मिनिमम। अब इन्होंने ठंडा जो किया वो कहां से कहां तक ठंडा किया बच्चों, इन्होंने पानी को ठंडा किया है 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3। तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड से बताइए पानी को कहां ठंडा करना है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है। अब आप ये बताओ 4 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा कहां, तो कहना 9 7 6 5 4, अरे सर 4 इसके पहले मिलेगा, है ना। और ठंडा कहां तक करना है सर, ठंडा हमें करना 3 तक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो,
अब आपने ये कहा बात किसके बारे में बोली जा रही है? सर बात बोली जा रही है आयतन के बारे में। तो आपको पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन मिनिमम होता है मेरे भाई। अगर 4 पे आयतन मिनिमम होगा, 4 पे हमें आयतन मिनिमम लाना है, तो पहले 9 से 4 तक आयतन घटेगा, फिर आयतन बढ़ेगा। बच्चों 9 से 4 तक पहले आयतन घटेगा, फिर आयतन बढ़ेगा, तभी तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन मिनिमम होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो 4 पे अगर आयतन मिनिमम लाना है तो पहले हमें आयतन को घटाना होगा, फिर बढ़ाना होगा। इसीलिए इस सवाल का सही आंसर जाएगा कि पहले आयतन घटेगा, बाद में आयतन बढ़ेगा, है ना। तो पहले आयतन घटेगा, बाद में आयतन बढ़ेगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। और सेम यही कॉन्सेप्ट अगर डेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है तो यही सेम लॉजिक लगाना है डेंसिटी के बारे में। बस याद रखना, कुछ ऐसा ग्राफ बना लेना जिसमें 4 पे आयतन मिनिमम हो, डेंसिटी मैक्सिमम हो, उसके बाद सवाल सॉल्व। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जा रहा है? किसी द्रव्यमान पे आरोपित बल। अब देखो ये सवाल तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, लेकिन सॉल्व किया जाएगा वेक्टर से। देखिए इन्होंने बोला है कि किसी बॉडी पे काम करने वाला जो बल है F है, वो कितना है? सर वो है 6I - 8J + 10K, इस तरह से लिखा है। फिर आगे क्या लिखा हो बच्चों? जो कि द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे देता है, त्वरण भी इन्होंने दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बोला जा रहा है बताइए द्रव्यमान का मान कितना? मास पूछ रहा है यार, क्या नहीं निकाल पाओगे? निकल आएगा, लेकिन सबसे पहले आपको इस बल F का जो वेक्टर फॉर्म दिया गया है, इसका परिमाण निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर 36, -8 का स्क्वायर 64, और मेरे भाई 10 का स्क्वायर 100। 36 और 64 जोड़ दीजिए, हमारा 100 हो जाएगा, और यह हमारा √200 हो जाएगा। और √200 तो बच्चों क्या लिख सकते हैं? 10√2। सर 10√2 न्यूटन, ये हमारे पास बल आ गया। देख लो आ गया ना सर, 10√2 न्यूटन, ये हमारा बल आ गया। अब आप कहेंगे कि सर द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा? तो द्रव्यमान निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बल F बराबर बताइए क्या लगाना है? m × a। द्रव्यमान, अगर बल की बात करते हैं 10√2 और द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान हमारा कितना है वो निकालना है, और एक्सेलरेशन कितना है 1, त्वरण हमारा 1 है। तो मेरे भाई अगर मैं m की बात करता हूं कि m कितना निकलाएगा? सर m निकलाएगा 10√2 kg। सर 10√2 kg ये हमारा m निकलाएगा। बोलो तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत प्यारा सवाल था, मतलब मजा आ रहा हो रहा है सवाल में। नेक्स्ट आइए, और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द क्वांटिटीज वेक्टर। मतलब इन्होंने बोला है कि वो कौन सा ग्रुप है जिसकी सभी क्वांटिटी वेक्टर है। आपको बता रहा है इनमें से वो कौन सा ग्रुप है जिसकी सभी क्वांटिटी वेक्टर है, बताइए। तो द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा। बच्चों कार्य वेक्टर नहीं होता, पहली बात तो आवेश वेक्टर नहीं है ना, यहां कार्य वेक्टर नहीं है। तो बच्चों आपने वो देख लिया जो वेक्टर नहीं है, ये सब वेक्टर नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां क्षेत्र लिखा हुआ मिले, विद्युत क्षेत्र, रुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब सदिश राशियां होती है। संवेग, आवेग, हरा, और उसके अलावा हमारा वाला संवेग, रोटेशनल मोमेंटम, घूर्णी संवेग, ये सब हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। तो सभी वेक्टर वाला जो ग्रुप है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। नेक्स्ट टाइम ये लो, आईयूपीएसी नाम, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। अरे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपके सिलेबस में आईयूपीएसी नाम लिखा है CH3, फिर CH2, फिर CH, ऐसे लिखा है ना, डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए, तो मैंने आपके सामने एक नाम लिखा है और बोला जा रहा है कि इसका आईयूपीएसी नाम बताओ। बच्चों हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी कभी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमेशा नंबरिंग वहीं से शुरुआत करनी है। तो नंबरिंग की शुरुआत यहां से होगी 1 2 3 4, और 4 के लिए जो वर्ड यूज होता है वो कौन सा वर्ड यूज होता है? ब्यूट। तो पहली बात तो आंसर में ब्यूट वर्ड यूज होना चाहिए। प्रोप गलत है, ये देखो प्रोप गलत है ना। दूसरी बात, डबल बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड आया तो ब्यूटीन, तो ब्यूटाइन क्या कर रहा है? ये गलत है, हरा। और बच्चों देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है ये पहले नंबर पे, नंबरिंग वहीं से शुरू करनी है जहां से बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? सर इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, ये सवाल का सही आंसर, या 1 ब्यूट इन, जैसे भी लिखना चाहे। तो 3 ब्यूट गलत है, ब्यूट 1 इन, ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही है।
तो हम लोग कई बार ना जब आईयूपीएसी नाम बनाते हैं तो ध्यान ये रखना होता है कि जो हमारा गलत ऑप्शन हो उसको गलत कर दो, ऑटोमेटिक हमारा सही हो जाता है ना। नेक्स्ट है ये लो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये वाला सवाल देखिए, ये हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे आधारित है। 17वां नंबर। एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकेंड की गति से 200 ग्राम की गोली चलाता है, तो बताइए बंदूक का अगर वजन 1 किलोग्राम है तो बंदूक किस वेग से पीछे की ओर मुड़ेगी। सवाल बढ़िया। देखो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये रही वो बंदूक है। आपको पता है कि जब भी कभी हम बंदूक से इस तरह से ट्रिगर दबा के गोली चलाते हैं तो गोली चलाते समय बच्चों गोली हमारी कहां जाती है, आगे की ओर, लेकिन बंदूक कहां जाती है, पीछे। ओके, अब आप बताओ जैसे ही आप यहां से ट्रिगर दबाओगे तो गोली आगे बंदूक पीछे। चलो भैया, गोली का द्रव्यमान कितना है सर? गोली का द्रव्यमान है 200 ग्राम, लिखा है ना। गोली की स्पीड कितनी है सर? गोली की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकेंड की गति से 200 ग्राम की गोली बाहर निकालता है। बंदूक 1 किलोग्राम की है बच्चों। यहां बंदूक जो है वो कितने किलोग्राम की है सर? बंदूक 1 kg की है, 1 kg की। तो बताइए बंदूक किस वेलोसिटी के साथ पीछे हटेगी? बंदूक की वेलोसिटी बतानी है। हमेशा इस बात को याद रखना, यहां पर हम लोग जो लगाते हैं वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाते हैं। गोली का आगे की ओर मोमेंटम बराबर बंदूक का पीछे की ओर, और एक लाइन से सवाल का आंसर आ जाता है। गोली का आगे की ओर मोमेंटम बराबर बंदूक का पीछे की ओर। चलो, गोली का द्रव्यमान 200 ग्राम है। 200 ग्राम को हमें किलोग्राम बनाने के लिए 200 बटे 8000 करना होगा, और वेलोसिटी कितनी है 5 बराबर। बंदूक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है इंटू बंदूक की वेलोसिटी v डैश निकालना है ना। चलिए बताइए, तो मेरे भाई अगर मैं इसको देखूं 8 2 8 2 5 दूनी 10, नीचे भी 10 आ गया, तो 101% बंदूक का पीछे की ओर जो वेलोसिटी आ रही है वो 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है, 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है। ऑप्शन नंबर ए, समझे ना, बहुत बढ़िया सवाल था। चलो नेक्स्ट है अगला 18वां नंबर क्वेश्चन। ये लो, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट वाला सवाल है। और बच्चों इलेक्ट्रोलाइट में इन्होंने बोला क्या है सर? इन्होंने बोला है विद्युत अपघटन सेल। आपको बताना है विद्युत अपघटन सेल कैसे बनता है। 1 सेकेंड बस रुक जाइए। ओके, तो बोला जा रहा है कि बताइए विद्युत अपघटन सेल कैसे बनता है ना। ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान सुनो। मैंने आपको बताया जो विद्युत अपघटन सेल होता है ना, उसमें कैथोड कैसा होता है और एनोड कैसा होता है ना। इसको नोट डाउन कर लेना, कहीं पर गलती नहीं होनी चाहिए। तो जब भी कभी हम बात करते हैं विद्युत अपघटन सेल की, तो याद रखना विद्युत अपघटन सेल में बच्चों कैथोड जो होता है सर वो नेगेटिव होता है, और याद रखना एनोड कैसा होता है सर? एनोड होता है पॉजिटिव। लेकिन अगर यही सेल हमारा कौन सा सेल होता सर? ये हमारा गैल्वेनिक सेल होता, जिसको आप वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में ध्यान रखना कैथोड पॉजिटिव हो जाता है, एनोड नेगेटिव, याद है ना। तो बच्चों यहां विद्युत अपघटन सेल है, तो विद्युत अपघटन सेल में बताइए क्या होगा? धनावेशित कैथोड गलत, ऋणावेशित एनोड गलत, धनावेशित एनोड सही, और ऋणावेशित कैथोड। ये देखिए तीसरा और चौथा ये उत्तर सही है। तो मेरे भाई तीसरा और चौथा ये उत्तर किसके लिए सही होता है बच्चों? ये सही होता है तुम्हारा विद्युत अपघटनी सेल के लिए, विद्युत अपघटनी सेल के लिए, ध्यान रखिएगा। और धनावेशित कैथोड और ऋणावेशित एनोड ये किसके लिए सही होता है सर? ये सही होता है तुम्हारा गैल्वेनिक सेल के लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए। आप बात समझो। तो तीसरा और चौथा ये हमारे सवाल का सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी उत्तर। नेक्स्ट आइए अगला सवाल 19वां। बच्चों 19 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि कपड़ों को सुखाने के लिए, हरा ये पानी वाला सवाल है, वाटर वाला। कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित में किस अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? मान लीजिए आपके पास गीले कपड़े हैं और आपको कपड़े को जल्दी सुखाना है, तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा समूह उपयुक्त होगा। तो बच्चों कपड़ों को सुखाने के लिए तो प्रबल वायु चाहिए, यह बात एकदम सही है, वायु ज्यादा से ज्यादा चाहिए। हरा हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, गलत। अगर आपके
वायुमंडल में ज्यादा नमी है तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा, कपड़ा देर से सूखेगा। गलत है सर। ड्राई एयर चाहिए, ये सही है सर। हवा में ड्राइनेस होनी चाहिए और हवा में हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन नमी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो वायुमंडल में जैसे बरसात के दिनों में नमी ज्यादा होती है तो कपड़ा हमारा देर से सूखता है, तो नमी कम होनी चाहिए। तो पहला, तीसरा और चौथा मेरे भाई ये वो कंडीशन है जो हमारे कपड़े को कह सकते हो जल्दी सुखा सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए 20वां, ये लो, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में कौन सा कथन सही है? बच्चों आपको बस इसके बारे में पता होना चाहिए एक्चुअली में है क्या। जैसे कि विरंजक चूर्ण ये तो सबको पता होना चाहिए, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है भैया? ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। ध्यान रखना इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। DDT, ध्यान रखना DDT एक तरह का कीटनाशक है। कीटनाशक है। इसका पूरा नाम क्या है सर? इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, यही तो है। तो मेरे भाई पहला आंसर लिखा है बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दोनों अटार्बेनिक है सर। दोनों कहां अटार्बेनिक है बच्चों? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये डीडीटी ऑर्गेनिक है, जबकि विरंजक चूर्ण कैसा होता है बच्चों? ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक है। तो दोनों इनऑर्गेनिक है, गलत। दोनों ऑर्गेनिक गलत है। दोनों में क्लोरीन, ये सही है भैया। अब देखो यहां पर भी क्लोरीन है और इसका पूरा नाम देखिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो। याद है सर? दोनों में क्लोरीन है, ये सही है। दोनों में कैल्शियम, गलत। कैल्शियम सिर्फ हमारा विरंजक चूर्ण में है, इसके अलावा किसी और में कैल्शियम नहीं है। अब मेरी बात समझना। तो मेरे भाई इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। नेक्स्ट है अगला, बताओ। हाँ 21 नंबर, ये एकदम आसान है लेकिन पूछा जाता है क्योंकि वाटर वाले चैप्टर का सवाल है। वायुमंडल दबाव पर, वायुमंडलीय दबाव पे पानी के घनत्व के बारे में कौन सा सही है ना बच्चों? हमेशा याद रखना जब मैं पानी की डेंसिटी के बारे में बात करता हूं तो पानी की डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी, पानी की मैक्सिमम डेंसिटी वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर। लेकिन ये मैक्सिमम डेंसिटी कितने तापमान पे होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कई बार ये सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि पानी की डेंसिटी किस तापमान पे मैक्सिमम होती है, तो कह देना 4 पे, है ना। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। तो बच्चों इस सवाल का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1000। है ना। वाटर के बारे में आपको सारी बातें याद होनी चाहिए पहली बात तो, जैसे कि और भी बहुत सारे छोटे छोटे टर्म है। वाटर का पृष्ठ तनाव क्या होता है? 0.075 न्यूटन पर मीटर। है ना। फिर वाटर की डेंसिटी हो गई। वाटर के लिए एक और आता है, पानी और कांच के लिए स्पर्श कोण कितना होता है? 0 डिग्री। वाटर कैसा कंपाउंड है? वाटर के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है? 160 डिग्री होता है। सारे आपको डेटा याद होना चाहिए। वाटर में कौन सा बॉन्ड बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। 22वां नंबर देखिए। आर दूरी पर स्थित दो बिंदु M1 M2 के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इन्होंने दे रखा है F बराबर K M1 M2 बटे R स्क्वायर। फिर बोला जा रहा है जहां K नियतांक है, बताइए क्या है? हरा। वैसे आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हो वो पढ़ते हो F बराबर G, आगे होता है M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर होता है। मतलब यहां पर जो K वर्ड यूज किया है ना, ये K वर्ड एक्चुअली में G है। क्या है? G। और आपको पता है ये जो G होता है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, किसी पर निर्भर नहीं करता, केवल मात्रा की पद्धति पर निर्भर करता है, केवल द्रव्यमान के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, ए और बी दोनों पर निर्भर करता है, दोनों से स्वतंत्र है। डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन मेथड ऑफ यूनिट्स, मेथड ऑफ यूनिट्स पर निर्भर करता है, केवल द्रव्यमानों के बीच माध्यम पे तो देखो निर्भर नहीं करता, 101% माध्यम पे निर्भर नहीं करता। आप बीच का माध्यम चाहे पानी रख दो चाहे हवा रख दो, माध्यम पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन इन्होंने जो पहली लाइन बोली डिपेंड्स ओनली ऑन मेथड ऑफ यूनिट्स, ये सही है, मेथड ऑफ यूनिट पर निर्भर करता है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप जी का जो मान है, ध्यान सुनिएगा, जी का जो मान है वो आप लोग कहते हो ना 6.67 इंटू 10⁻11, लेकिन आगे मात्रा लगते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बोलिए, मैं कह दूं कैपिटल जी का, फिर से मुझे मान बताओ, लेकिन अब मुझे बताना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, पर ग्राम स्क्वायर।
मतलब पहले आपने एसआई पद्धति में मात्रा कैपिटल जी का मान बताया, फिर बताना है सीजीएस पद्धति में। तो क्या आप वही मान बताओगे? बोलिए नहीं है भाई, चेंज हो जाएगा। आप चाहे चेंज करके देख लो। न्यूटन को डाइन बनाओगे 10⁵, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाओगे 10⁴, किलोग्राम स्क्वायर को ग्राम स्क्वायर बनाओगे 10⁶। तो वैल्यू यहां चेंज हो जाएगी। इसीलिए इसका जो सही आंसर जाएगा केवल और केवल मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही आंसर है। अरे ऐसा नहीं कि दोनों से स्वतंत्र, ये भी नहीं लगाना, मात्रा की पद्धति पर निर्भर करता है। एसआई यूनिट में इसका मान अलग होता है, सीजीएस यूनिट में अलग। और सीजीएस में निकालना हो तो निकाल के देख लीजिएगा, अलग आएगा। 6.67 इंटू 10⁻⁸ आएगा। नेक्स्ट आइए, चलो 23वां नंबर बताइए। 23 नंबर बोला जा रहा है कि संतृप्त कार्बन यौगिक समान रूप से कैसे होते हैं। सर इन्होंने सैचुरेटेड कार्बन यौगिक बोला है, और मैंने कई बार बताया है कि जब आप कहते हो सैचुरेटेड कंपाउंड, तो सैचुरेटेड का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तब वो सैचुरेटेड होता है। तो बताइए। हाँ, एक चीज और है बच्चों, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में अगर कोई पूछे कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, प्रतिक्रियाशीलता किसकी ज्यादा है, सुनिए। जैसे कि यहां ट्रिपल बॉन्ड लिखा है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है। हमेशा इस बात को याद रखना, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है सर, ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ओके, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा जल्दी क्रिया करता है, इसीलिए इसको असंतृप्त कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड जल्दी किसी से क्रिया नहीं करता, स्टेबल होता है ना। रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरी की उल्टी होती है। पहला लिखा है असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम स्थिर है, नहीं, गलत। संतृप्त यौगिक तो ज्यादा स्थिर है, क्योंकि जल्दी रिएक्शन नहीं करता किसी से। कार्बन परमाणु के बीच दोहरा बंध होता है, गलत। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम प्रतिक्रिया, ये सही है सर। जो संतृप्त यौगिक होते हैं, है ना, सैचुरेटेड होते हैं, वो ध्यान रखिएगा, इसलिए उनको सैचुरेटेड बोला जाता है, क्योंकि वो असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम रिएक्टिव होते हैं या स्टेबल ज्यादा होते हैं। उन्होंने पहले वाले ऑप्शन में कम स्टेबल बोल दिया, इसलिए वो गलत हो रही है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट टाइम 24, यह बड़ा अच्छा सवाल है। बोला जा रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण के कारण एक निश्चित अवधि में एक वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर तक बढ़ता है, तो बताइए विस्थापन कितना। सर एक्सेलेरेशन दिया है, वेलोसिटी में परिवर्तन दे दिया सर, अब विस्थापन पूछ रहा है, कौन वाला समीकरण लगाएंगे सर? यहां जो हम इक्वेशन लगाएंगे वो गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्या होती है गति का तीसरा समीकरण? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। चलो अटेम्प्ट करिए जल्दी से और बताइए सब लोग आंसर क्या होना चाहिए। आप मुझे बताओ v कितना है? अंतिम वेलोसिटी 30 है, तो 30 का स्क्वायर 900, प्रारंभिक वेलोसिटी 20 का स्क्वायर 400, 2 a की वैल्यू 2 और यहां s। आप बात समझो ना? बताइए, क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, ये इधर आएगा 500 बटे 4, 2 दूनी 4, ये हमारा s हो जाएगा। तो s का मान जो आ जाएगा बच्चों, वहां से 125 मीटर आ जाएगा। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे आधारित क्वेश्चन था, 125 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा टेस्ट साथ जाएगा, बी वाला उत्तर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए, अगला बताओ। ये आज का 25 का लास्ट, ये हमारा उसका सवाल है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का, मोशन ऑफ प्लैनेट का। सूर्य से वरुण तक और सूर्य से शनि तक की दूरी, सूर्य से वरुण और शनि की दूरी 10⁻13 और 10⁻12 मीटर है ना। एक बार सूर्य से वरुण की दूरी दी है, एक बार सूर्य से शनि की दूरी दी रही है। और वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनके आवर्त काल का अनुपात बता दो। बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी कभी कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसमें एक आवर्त काल कैपिटल टी जो होता है वो उनके बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कौन सा नियम है सर? एक केपलर का दूसरा नियम है, केपलर का तीसरा नियम, सॉरी तीसरा नियम, दूसरा नियम तो वो वाला है कोणीय संवेग संरक्षण का। तो केपलर का तीसरा नियम है, जिसको आप लोग लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी कहते हो, कि जो भी हमारा आवर्त काल होता है वो आर पर किस तरह से निर्भर करता है, वो दिया जा रहा है। चलिए भैया, अब इन्होंने जो बोला है सर, इन्होंने अनुपात पूछा है T1:T2। तो R1 कितना है? R1 है 10⁻13, R2 कितना है? 10⁻12, ऐसे बोला जा रहा है।
और ये हमारा कितना हो जाएगा 3/2। अब आप मुझे बता दो अगर ये 3/2 है, 1 सेकेंड, ठीक है, तो अगर ये 3/2 है तो आप मुझे बताइए ऊपर 10⁻12 ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 10। तो बच्चों 10⁻3/2, अब 10⁻3/2 बताइए कितना होता है, कहना 10⁻3 8000। और मेरे भाई अगर मैं 8000 का अंडर रूट ले लू तो 8000 का अंडर रूट बताइए कितना होता है, 10√10 होता है। 8000 का अंडर रूट 10√10 होता है। तो इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा, यानी आवर्तकाल का इन्होंने अनुपात पूछा है ना, देखिए कक्षाओं में गति कर रहे हैं उनके आवर्तकाल का निम्न अनुपात होगा 10√10, ठीक है। तो यहां पर मैंने हेड रेडियो ऑपरेटर के 5 सेट थे और 5वां सेट आज फिनिश हो गया। इसकी पीडीएफ मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया है कि आप इस नंबर पे फोन करके इसकी पीडीएफ पा सकते हैं 9696 102 411। और मैं आपको बता दूं सिर्फ 99 रुपए में इसका क्रैश कोर्स स्टार्ट है। सिर्फ 30 घंटों का एक क्रैश कोर्स आप लेकर अपने साइंस के कट ऑफ को पार कर सकते हैं। 50% नंबर लाने साइंस में, है ना। चलिए फिर कैसा लगा ये वीडियो आप सब लोग नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ साथ अपने जैसे सारे दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।